नेहा जी सुप्रभात। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए मेरा जो पिक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और जो रिसेंटली इन्होंने पब्लिक इशू किया था। इनके एमडी भी अनिल जी आपने इंटरव्यू किया था इस कंपनी का नाम है प्राइज इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट ये एक ऐसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो करीबन 1000 के ऊपर के एसक्यूज बनाती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर सेक्टर के लिए काम करती है। और पिछले साल पब्लिक इशू के बाद बहुत ही दमदार नंबर इन्होंने डिक्लेयर किए थे। करीबन 8,300 करोड़ के रेवेन्यू में 350 करोड़ का प्रॉफिट था। फर्स्ट हाफ की बात करें तो ऑलरेडी 245 करोड़ का पैट आ चुका है और इस कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। इन्होंने एक इजराइल की कंपनी के साथ करार किया है जो अगले 3 साल के लिए करार रहेगा। बहुत सारे बिजनेस ऑर्डर्स इस कंपनी को डिफेंस बिजनेस से मिलते हैं और ये इंडिया में भी काम करती है। तो हमारा मानना है कि अ, अगले साल कम से कम 450 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, यानी करंट ईयर के लिए। और जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको टू व्हीलर और फोर व्हीलर में दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 210 215 का टारगेट प्राइस अगले साल में पॉसिबल लग रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। मुझे लगता है इवन करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदेगा तो अच्छी खासी कमाई होगी। तो हमारा टारगेट प्राइस करीबन 210 215। थोड़ा लंबी अवधि के लिहाज से इसे देखें 215 के बड़े टारगेट्स के लिए 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम के लिहाज से आपको यहां पर अविनाश जी दे रहे हैं रेकमेंडेशन। आई जेपी मॉर्गन बीपीसीएल पर ओवरवेट है, टारगेट 465 कर दिया है। आईओसीएल पर भी 185 का टारगेट दे रहे हैं। एचपीबीपी दोनों के नंबर्स इसी हफ्ते आने वाले हैं। सर क्या व्यू है आपका? नहीं, आई थिंक देखिए एमआरपीएल के नंबर देखने के बाद ऐसा लगता है कि बीपीसीएल एचपीसीएल के भी जीआरएम्स काफी सिग्निफिकेंटली इस क्वार्टर में बढ़े हैं। तो नंबर्स तो काफी तगड़े आएंगे मेरे ख्याल से। देखिए जब तक क्रूड के प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं, ज्यादा बढ़ते नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में जिस प्रकार का आउटपुट ऑटोमोटिव और दूसरे सेक्टर से थ्रूपुट बढ़ा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ आने की संभावना रहेगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। मैं कहूंगा कि फ्रेश बाइंग आपको Q3 नंबर्स के बाद ही करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रूड अगर बढ़ता नहीं है तो इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपस्ट्रीम कंपनीज के मुकाबले में काफी अच्छा काम करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी, फ्रेश बाइंग आफ्टर Q3 नंबर्स। और स्टॉक्स से जो एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक है डालमिया भारत। 3% की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अविनाश जी कोई राय रखते हैं सर डालमिया भारत पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक होता है और उसके लिए शायद थोड़ी-सी हलचल स्टॉक में देखने को मिली है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि सीमेंट में अगर कोई विकल्प लेना है मिड साइज कंपनीज में, तो डालमिया सीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे ख्याल से Q3 के नतीजे मुझे पता नहीं आए कि नहीं, बट डेफिनिटली लग तो रहा है कि नंबर्स इस बार काफ़ी अच्छे आएँगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे निवेशित रहिए। सर ब्लॉक डील यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। एबी एलबीएल और साथ ही एबी फैशन दोनों पर राय दें सर। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ब्लॉक डील के बाद नॉर्मली हमको थोड़ा-सा एक नेगेटिव ट्रेंड ज़रूर दिखता है, लेकिन ये ब्लॉक डील का कौन से निवेशक ने खरीदा है और इसके बाद शाम को जब हमको इन्वेस्टर्स के नाम मिलेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद थोड़ा-सा स्टॉक में एक अप ट्रेंड दिख सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि कंपनी के बारे में अगर बात करें तो फंडामेंटल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY 27 के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा और ऑब्वियसली जिस ग्रुप की बैकिंग है, मुझे लगता है कि 27 विल बी बेटर देन FY 26। तो डेफिनिटली यहाँ पे जिन्होंने खरीदा है पहले से निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग Q3 नंबर्स के बाद ही करना ठीक रहेगा। ऑलराइट, निकलने की जल्दबाजी नहीं करिए, लेकिन एक बार तीसरी तिमाही के नंबर्स आ जाए तब आप फ्रेश एंट्री लेने की सोचें तो वो आपके लिए बेहतर रणनीति साबित होगी। 10 की कमाई में आप सबका स्वागत है। और बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अब लगभग हफ्ते भर के निचले स्तरों के आसपास आ चुके हैं। 25,450 के भी अब नीचे इंट्राडे के स्टॉप लॉसेस आपके ट्रिगर हो चुके हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी जरूर अभी तक 59,575 के लेवल के आसपास इसके ऊपर बना हुआ है। 400 अंकों का नुकसान आपको सेंसेक्स में दिखेगा, लेकिन असली कमजोरी और बिकवाली जो दिखेगी वो आपको ब्रॉडर मार्केट में दिखेगी। आप देखिए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 200 अंक नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स 250 अंक नीचे है और यहाँ पर गिरावट काफ़ी गहराती दिख रही है। 1.5% का नुकसान मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीबन 1.5% नीचे टूटता हुआ दिख रहा है। तो दोनों ही इंडेक्स काफ़ी तेज़ गिरावट का शिकार होते दिख रहे हैं। NSE पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 600 से भी कम है और यहाँ पर गजब की कमजोरी होती दिख रही है। एक बार आपके सामने बढ़ने गिरने वाली संख्या के 550 शेयर NSE पर मजबूत है, 1000 शेयर कमजोर। तो हर एक मजबूत शेयर के सामने 2 शेयर कमजोर है। और BSE पर अगर आप देखेंगे
तो हजार माफ किया, बीएसई पर 1000 शेयर मजबूत है, 2500 शेयर कमज़ोर हैं। एनएसई पर 500 शेयर मजबूत है, 2200 शेयर कमज़ोर हैं। हर एक मजबूत शेयर के सामने 4 शेयर कमज़ोर है। तो रेशियो जो है एनएसई के गिरावट का डराने वाला है, बहुत ही खराब है। आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत, और अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी बताएं सर, 10 की कमाई में कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आपको आ रहा है पसंद? अनिल जी, 10 की कमाई में कमर्शियल व्हीकल का जो प्लेयर है, जो डिफेंस में भी एक्सपोजर रखता है, अशोक लेलैंड, वो हमको काफ़ी पसंद है। हमको लगता है कि Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे आएँगे। होपफुली कमर्शियल व्हीकल साइकिल अभी टर्न अराउंड हो रहा है। होपफुली आने वाले बजट में भी अगर इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट का प्रपोज्ड प्लान अगर ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो डेफिनिटली हमको लगता है कि इससे कमर्शियल व्हीकल सेल्स में बढ़ोतरी आएगी। दूसरी बात, ये कंपनी डिफेंस में भी काफ़ी बड़ा काम करती है, तो मुझे लगता है कि एट करंट लेवल्स इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा-सा भाग चुका है, लेकिन अगर Q3 और अगले साल की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म का टारगेट करीबन 225-230 दिख रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, तो अशोक लेलैंड हमारी तरफ से 10 की कमाई। ओके, 10 की कमाई के तौर पर आप लेकर चलें यहाँ पर अशोक लेलैंड को। निवेश करने की राय आपके लिए 225 और 230 का लक्ष्य लेकर चलेंगे तो रहेगा उचित।